अजीत एक बड़ी कंपनी में ब्रांच मैनेजर था। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई जो कि 12वीं में पढ़ता था और एक छोटी बहन जो 10वीं कक्षा की छात्रा थी। अजीत की मम्मी सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी और पापा भी सरकारी ऑफिस में काम करते थे। कुल मिलाकर बड़ा ही खुशहाल परिवार था। पैसों की कोई कमी नहीं थी और खुले विचारों वाला परिवार था। जब से अजीत की नौकरी लगी तब से उसके लिए शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे और रिश्तेदार तथा मिलने जुलने वाले भी जब मिलते तो अजीत की शादी के बारे में पूछने लगे थे। कुछ समय तक तो अजीत का परिवार इस बात को टालता रहा, पर आखिर अजीत की शादी तो करनी ही थी। उसकी उम्र भी हो रही थी। तब घर वालों ने रिश्ते देखने शुरू किए और ये फैसला लिया कि हम अपने दोनों बेटों की शादी में दहेज नहीं लेंगे। यही सोचकर उन्होंने एक मध्यम वर्गीय परिवार की एक लड़की जो देखने में सुंदर और सुशील दिखती थी और साथ ही पढ़ी लिखी भी थी, उसे अपनी बहू बनाने का फैसला किया। लड़की देखने अजीत के परिवार के लोग लड़की के घर गए। वहां पर उनकी खूब खातिरदारी की गई और लड़की जिसका नाम नीता था उसे बुलवाया गया। अजीत के घर वालों और खुद अजीत को भी नीता पसंद आ गई तो दोनों को बातें करने अलग भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद दोनों की रजामंदी मिलने पर अजीत की मम्मी ने अपने सोने के कड़े अपने हाथों से निकालकर नीता को पहना दिए और नीता की मम्मी ने भी अजीत का टीका करके उसे शगुन दे दिया। फिर अजीत की मम्मी बोली कि अच्छा, अब हम चलते हैं और हम शादी की तारीख अपने पंडित जी से निकलवाकर आपको बता देंगे। इतना कहकर अजीत के परिवार वाले अपने घर वापस आ गए। कुछ दिन बाद अजीत की मम्मी ने नीता की मम्मी को फोन करके बता दिया कि शादी की तारीख 3 महीने बाद की निकली है। इस पर नीता की मम्मी बोली कि बहन जी, हम लोग ये सोच रहे थे कि शादी एक ही जगह मिलकर कर देते हैं और एक रिसेप्शन कर देते हैं। इससे 2 जगह खर्चा होने से बच जाता है और जो रुपए बचते वो हम नीता के दहेज में आपको दे देते। ये सुनकर अजीत के घर वालों को गुस्सा आ गया, क्योंकि अजीत की मम्मी ने फोन स्पीकर पर रखा हुआ था। वो बोले कि देखिए, हम लोगों ने जब हम नीता को देखने आए थे तो दहेज की कोई बात नहीं की थी, तो अब ये दहेज की बात कहाँ से आ गई? और आपको तो हमने पहले ही बता दिया था कि हम दहेज के खिलाफ है। इस पर नीता की मम्मी बोली कि वो हमने सोचा कि शादी तय करते समय तो सब दहेज के लिए मना करते हैं, लेकिन एंड टाइम पर दहेज की मांग कर देते हैं, जिससे लड़की वालों को शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए आप पहले ही बता देते तो, वरना आजकल तो लोग बहुत को दहेज ना मिलने पर मार डालते हैं। इस पर अजीत की मम्मी को गुस्सा आ गया और वो बोली कि बहन जी, लगता है आपका पाला किसी ऐसे परिवार से हो गया होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हमने नीता को अपनी बेटी माना है और हमारी भी एक बेटी है और हमने बेटी और बहू में फर्क नहीं किया। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी हमारे यहाँ शादी के बाद खुश नहीं रहेगी तो आप शौक से उसकी शादी कहीं और तय करें। हम ये रिश्ता अभी इसी समय तोड़ते हैं। ये सुनकर नीता की मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई। कहाँ तो वो ये सोचकर बैठी थी कि बिना कुछ पैसा खर्च किए वो बड़े आराम से लड़के वालों के शहर में जाकर लड़की की शादी कर देगी और जो भी इंतजाम लड़के वाले करेंगे उसका आधा पैसा वो उन्हें दे देगी। लेकिन यहाँ पर तो उनका खेल ही उल्टा पड़ गया, जबकि नीता के पापा ने उन्हें पहले ही अच्छी तरह समझा दिया था कि लड़के वालों की मैं पूरी छानबीन करके आया हूँ। वो परिवार बहुत अच्छा है, इसलिए शादी हम अपने घर से ही करेंगे। लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में वो अब तोड़ने की नौबत पर आ गई थी। उधर नीता और अजीत इन 3 महीनों में फोन से बातें करते हुए एक दूसरे को समझने लगे थे और नीता के पिता को पता भी नहीं था कि उनकी पत्नी ने अजीत के परिवार से क्या कहा है। उधर नीता की मम्मी ने रात का खाना खाते हुए अपने पति से कहा कि लड़के वालों का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि आप शादी की सभी रस्में अपने घर करें, लेकिन शादी हमारे शहर में आकर करें। उसका सारा इंतजाम आपको करना होगा, वरना ये रिश्ता खत्म समझिए। नीता के पिता अपनी पत्नी की आदत जानते थे। उन्होंने कहा कि तुमने तो उनसे कुछ नहीं कहा। इस पर नीता की मम्मी बिल्कुल मासूम सूरत बनाकर बोली
क्या मैं अपनी ही बेटी की शादी तोड़ना चाहूँगी? इस पर नीता के पिता ने उसी समय अजीत के पापा को फ़ोन किया और सामान्य स्वर और सम्मानित भाषा में कहा कि भाई साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने हमें बताया कि शादी की तारीख निकल आई है। अब बताइए आपका क्या कहना है, कैसे क्या करना है। अगर इस बात पर दोनों परिवार बैठकर सलाह मशविरा कर लेते तो बहुत अच्छा होता। अजीत के पापा जी ने पहले ही फ़ोन को स्पीकर पर रखा हुआ था, जिसे घर के सभी लोग सुन रहे थे। अजीत के पापा जी के साथ परिवार के सभी लोग हैरान थे कि क्या नीता की मम्मी ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। तब अजीत के पापा जी बोले कि क्या बहन जी ने आपको कुछ नहीं बताया? इस पर नीता के पिता बोले कि हाँ, उन्होंने अभी अभी मुझे बताया कि आप लोगों ने उनसे कहा है कि हम लोग आपके शहर में आकर शादी करें और सारे इंतज़ाम हम लोग ही, यानी लड़की वाले ही करें, वरना ये शादी तोड़ दी जाएगी। ये सुनकर अजीत के पापा जी समेत सारा परिवार भौचक्का रह गया कि कैसी दोगली औरत है, हमसे कुछ और अपने पति से कुछ और। इस पर थोड़ा सोचकर अजीत के पापा जी बोले कि ठीक है भाई साहब, आप लोग परसों रविवार है तो आ जाइए, फिर बैठकर बातें करते हैं। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया और फिर सब आपस में बातें करने लगे कि अगर माँ ऐसी है तो बेटी कैसी होगी। इस पर सबने अजीत से पूछा कि देखो बेटा, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। क्या तुम्हें लगता है कि नीता अच्छी लड़की है और तुम तो उससे मिल चुके हो, तो तुम्हें क्या लगता है क्या वो इस परिवार को अपनाएगी? इस पर अजीत बोला कि जहाँ तक मैं जानता हूँ नीता अपनी मम्मी जैसी बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहे तो उससे बात करके तसल्ली कर ले और उसके बाद ही कोई फैसला ले। ये सुनकर अजीत की मम्मी बोली ठीक है, लगाओ फ़ोन उसे, जरा देखे कैसे विचार है हमारी होने वाली बहू के। तब अजीत ने नीता को फ़ोन लगा दिया। उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था तो उसने फ़ोन उठाया। तब अजीत बोला कि नीता, आज मम्मी तुमसे बात करना चाहती है। तब नीता चौंक कर बोली क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है, क्या कोई बात हो गई? इस पर अजीत बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ही तुमसे बात करना चाहती है। और फिर फ़ोन को स्पीकर पर करके उसने फ़ोन अपनी मम्मी को दे दिया। उधर से आवाज़ आई नमस्ते मम्मी जी। अजीत की मम्मी ने उसे नमस्ते का जवाब दिया और फिर हाल चाल पूछकर उन्होंने पूछा कि नीता, एक बात बताओ कि तुम किस तरह का परिवार पसंद करती हो, एकल या संयुक्त परिवार? इस पर नीता बोली जी संयुक्त परिवार, क्योंकि उसमें सब मिलकर रहते हैं। तीज त्योहार पर बड़ा ही खुशनुमा माहौल बन जाता है। उसके बाद अजीत की मम्मी बोली एक बात और बताओ, अगर शादी के बाद कोई बाहर वाला तुम्हें कहे कि तुम अपने पति के साथ अलग रहो तो तुम क्या करोगी? इस पर नीता बोली कि मैं बाहर वालों की बात को अनसुना करके अपने परिवार की हित की बात को ध्यान में रखकर फैसला लूंगी। इस तरह अजीत की मम्मी ने 3-4 सवाल और पूछे। उसके बाद फ़ोन अजीत को पकड़ा दिया। नीता के जवाब सुनकर अजीत के परिवार वाले संतुष्ट थे। अब रविवार को नीता के पिता अपनी पत्नी के साथ अजीत के घर मिठाई के डिब्बों के साथ आए और फिर चाय नाश्ते के बाद अजीत के पिता ने कहा कि भाई साहब, जैसा कि बहन जी ने आपसे कहा कि हम हमारे शहर में शादी करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको अपने शहर के कुछ मैरिज हॉल और कैटरिंग वालों से मिलवा देता हूँ। आप उनसे बात करके अपने हिसाब से बात कर लेना। और रही बात दहेज की, तो हमें सिर्फ नीता चाहिए और कुछ नहीं। भगवान की कृपा से हमारे घर में कोई कमी नहीं है। ये सब सुनकर नीता की मम्मी के मन में अजीत के घर आने से पहले जो डर था वो उनकी बातों से ख़त्म हो गया। कहाँ तो वो सोच रही थी कि अजीत के पापा कहीं मेरी पोल ना खोल दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बहुत खुश हुई, लेकिन अजीत की मम्मी के व्यवहार को देखकर उन्हें थोड़ा असहज महसूस हो रहा था, क्योंकि वो बहुत ही खुश नज़र नहीं आ रही थी। खैर, बेटी का रिश्ता नहीं टूटा, इस बात को लेकर बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद नीता की मम्मी पापा अजीत के पापा के साथ मैरिज हॉल और कैटरिंग के यहाँ पर जाकर उनसे बात करके फ़ोन नंबर आदि ले रहे थे। सबने नीता के पापा को विश्वास दिलाया कि आप जब जो तारीख बताओगी हम उस दिन की बुकिंग मेहमानों की संख्या के हिसाब से कर देंगे। पूरी तरह आश्वस्त होकर नीता के पापा मम्मी अजीत के पापा के साथ शाम तक घर आए तो उन्हें चाय नाश्ता तैयार मिला।
जिसे करके वो लोग अपने शहर, जो कि आधे घंटे की दूरी पर था, उसके लिए लौट गए। जल्दी ही शादी का दिन भी आ गया और नीता अजीत की दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। सारा दिन तो रस्मों रिवाजों को निभाने में गुजरा। दोपहर में थोड़े समय के लिए अजीत की मम्मी ने नीता को आराम करने अपनी बेटी के कमरे में भेज दिया। उसके बाद शाम को महिला संगीत था, तो उसके लिए नीता को तैयार होने को कहकर अजीत की मम्मी नीचे हॉल कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद अजीत की बहन और भाभियां नीता को लेकर हॉल कमरे में ले आई और एक और बिठा दिया। सभी औरतें ढोलक पर गीत गाती रही, फिर कुछ ने डांस भी किया। इस पर एक औरत बोली अजीत की मम्मी कि आपकी बहू को ढोलक बजाना और गाना तथा नाचना नहीं आता। अब अजीत की मम्मी ने एक बार भी नीता से कभी ये सब नहीं पूछा था। अभी वो कुछ जवाब देती, इससे पहले ही नीता ने ढोलक को अपनी ओर करके बहुत ही सुरीली आवाज में एक गीत सुनाया। फिर उसने अजीत की मम्मी की ओर देखा तो वो नीता को प्रशंसा की नज़रों से देख रही थी। फिर एक औरत बोली कि बहू तो बहुत अच्छा गाती है, लगता है इसे नाचना भी आता होगा। तब अजीत की मम्मी का इशारा पाकर नीता ने एक बहुत ही अच्छे गाने पर बहुत बढ़िया डांस किया। ये सब देखकर सभी औरतें बहुत खुश हुई और नीता की तारीफ करते हुए, अजीत की मम्मी को बधाई देते हुए और व्यवहार देखकर खा पीकर अपने घर चली गई। इधर रात भी बहुत हो गई थी, तो अजीत की मम्मी ने नीता और अजीत को खाना खिलाकर उनके कमरे में भेज दिया और खुद भी सब काम निपटाकर आराम करने चली गई। इधर नीता और अजीत अपने कमरे में कब एक दूसरे की बाहों में दो जिस्म एक जान हो गए, उन्हें खुद ही पता नहीं चला। वो तो सुबह घड़ी की अलार्म से नीता की आंख खोली, जिसे उसने रात को ही लगा दिया था। सुबह के 5 बजे थे। वो उठी और नहाकर तैयार होकर नीचे आई और सबसे पहले उसने अजीत की मम्मी के पैर छुए तो उसने देखा कि अजीत की मम्मी किचन में बचे हुए मेहमानों के लिए चाय बना रही थी। तो वो बोली कि मम्मी जी लाइए, मैं चाय बना देती हूँ। इस पर वो बोली कि अभी नहीं, जब तक तुम्हारे हाथों की मेहंदी का रंग नहीं उतर जाता तब तक तुम रसोई में काम नहीं करोगी। हाँ, 2-4 दिन में तुम्हारी रसोई की रस्म जरूर करवा दूंगी। तब नीता बोली कि मैं खाली बैठी क्या करूंगी। इस पर अजीत की मम्मी बोली तुम बैठकर देखना कि किसको क्या पसंद है क्या नहीं। 2 दिन बाद नीता पग फेरी की रस्म के लिए मायके गई तो घर जाकर सबसे मिली। फिर रात को उसकी मम्मी ने उससे पूछा कि ससुराल में सब कैसे हैं, तेरे साथ कैसा व्यवहार है। तो नीता ने सबकी तारीफ की। तब नीता की मम्मी ने पूछा कि तुम लोग हनीमून पर कब जा रहे हो। इस पर नीता बोली कि जब मैं यहाँ से जाऊंगी तभी हम हनीमून के लिए श्रीनगर जा रहे हैं। ये सुनकर नीता की मम्मी को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन वो उस दिन की बात को जिसमें उन्होंने दहेज की रकम देने की बात की थी और अजीत की मम्मी ने रिश्ता तोड़ने की बात कही थी, जिसे नीता की मम्मी ने अपने दिल पर लगा लिया था और वो किसी भी तरह अजीत के परिवार को नीचा दिखाने के लिए मन ही मन तैयार हो रही थी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उनकी बेटी का बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। उस समय तो कुछ नहीं बोली और नीता वापस अपने ससुराल आ गई और अजीत के साथ हनीमून पर भी चली गई। इधर नीता की मम्मी योजना बनाने लगी कि किस तरह बिना कोई मेहनत के और सबकी नज़रों में आए बिना वो अजीत के परिवार को सबक सिखा पाई। जल्दी अजीत नीता के घर आया और उसे विदा करवा कर ले गया और उसके अगले दिन दोनों हनीमून पर चले गए। जब नीता और अजीत हनीमून से लौटे तो नीता सबके लिए उपहार लेकर आई थी। अजीत ने उससे कहा कि वो अपने घर वालों के लिए भी उपहार खरीद ले। तब नीता ने उनके पसंद के उपहार खरीद लिए। जब वो लौटकर आए तो अजीत और नीता ने सबको उपहार दिए और नीता ने अपनी सास को और सबको अपने घर वालों के लिए खरीदे उपहार दिखाए। तब अजीत की मम्मी बोली कि तुम 2 दिन बाद अपने मायके जाकर ये उपहार दे देना, तब तक तुम्हारी सफ़र की थकान भी उतर जाएगी। ये सुनकर नीता और अजीत अपने कमरे में जाकर सामान रखने चले गए और फिर रात का खाना खाकर सोने चले गए। इधर 2 दिन बाद अजीत की छुट्टियां खत्म हो रही थी तो उसे ऑफिस जाना था। तब नीता बोली मम्मी जी मैं किसके साथ जाऊंगी। इस पर नीता की सास बोली कि तुम अपने देवर के साथ गाड़ी से चले जाना और 2 दिन रुककर आ जाना। ये सुनकर नीता जाने की तैयारी करती है।
फिर अपने देवर नील के साथ चली जाती है। जब नीता अपने मायके पहुंची तो उसके घर वाले बहुत खुश हुए और नील की भी खूब खातिरदारी करी। इसके बाद नीता ने घर में सबको कश्मीर से खरीदे गए उपहार दिए, जिन्हें देखकर नीता की मम्मी बहुत खुश हुई और पूछा कि क्या केवल हमारे लिए लाई या फिर अपने ससुराल वालों के लिए भी खरीदे। तो नीता बोली कि मैंने तो ससुराल वालों के लिए ही खरीदे थे, लेकिन अजीत बोले कि तुम अपने घर वालों के लिए भी खरीद ले। इस पर नीता की मम्मी बोली, फिर तो हमारे उपहार देखकर तेरी सास ने तुझे बहुत डांटा होगा। तब नीता बोली कि बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो ये कह रही थी कि अच्छा किया जो उन सब के लिए भी खरीदारी कर ली, वरना मुझे बुरा लगता। ये सुनकर नीता की मम्मी थोड़ी देर वहाँ बैठी रही, फिर बोली कि तुम सब बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर वो कमरे से निकलकर बड़बड़ करती हुई किचन की तरफ जाने लगी। वो क्या समझती है, ऐसे तोहफे मेरे लिए खरीदकर मुझ पर एहसान कर रही है। मुझे अपना अपमान याद है, मैंने भी इन सब का बदला अजीत के परिवार से नहीं लिया तो मेरा नाम नहीं। अपनी बड़बड़ाहट में वो ये भूल गई कि वो नील के कमरे के सामने से जा रही थी और नील ने सब कुछ सुन लिया था। वो समझ गया कि आंटी किस अपमान की बात कर रही है। खैर, जैसे तैसे 2 दिन उसने उन पर नज़र रखी और अपनी भाभी और उनकी मम्मी की होने वाली बातों पर गौर करता रहा। उसने देखा कि नीता की मम्मी जब तब नीता को उसके ससुराल वालों के लिए ताना मारती हुई बात करती, जिसका जवाब नीता भाभी हंसकर टाल देती। 2 दिन बाद नीता अपने ससुराल लौट आई और फिर एक अच्छा दिन देखकर नीता की सास ने उससे पहली रसोई की रस्म करवा ली और कहा कि आज तुम जो भी मन चाहे वो बनाना, क्योंकि इतने दिनों में तुम्हें हम सबके पसंद के बारे में तो पता चल ही गया होगा, और रसोई में कौन सा सामान कहाँ पर है इस बारे में अपनी ननद शीतल से पूछ लेना, वो तुम्हारी मदद कर देगी। नीता ने सुबह का नाश्ता बनाया, फिर दोपहर का खाना भी बनाया, फिर दोपहर में आराम करके रात का खाना भी शीतल की मदद से बनाया। रात के खाने को खाते समय घर के सब लोगों ने दिल खोलकर नीता के बनाए दिन भर के नाश्ते, लंच, डिनर की तारीफ की और बदले में उसे गिफ्ट भी दिए। सब लोग का अपने लिए इतना प्यार और उपहार देखकर नीता बहुत खुश हुई। फिर अगले दिन से नीता, उसकी ननद शीतल और अजीत की मम्मी तीनों मिलकर जल्दी ही नाश्ता, खाना, रात का खाना बना लिया करती, फिर दिन भर बैठकर गपशप करती। नीता को तो ससुराल में अपने घर से भी ज्यादा प्यार मिल रहा था, लेकिन वो अपनी सास के कहने पर अपनी मम्मी से भी फोन पर बात कर लिया करती थी और फोन पर भी वो अपनी सास और ससुराल की तारीफ करती, जिसे सुनकर नीता की मम्मी के तन बदन में आग लग जाती थी। अब नीता जब भी तीज त्योहार पर कुछ दिन के लिए अपने मायके जाती तो उसकी मम्मी उसके मन में अजीत की मम्मी और शीतल तथा नील के लिए नफरत के बीज बोने का काम करती। उनके अच्छे कामों में भी नीता के लिए बुराई दिखाकर वो उसके मन में शक का बीज डालने लगी थी। वो कहती कि देखो, सारा काम तुझसे करवाती है, तेरे पीठ पीछे पड़ोसियों से भी बुराई करती होगी, आदि आदि। ये सब सुनकर पहले तो नीता को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो कहा जाता है ना कि संगति का फल देर से और कुसंगति का फल बहुत जल्दी मिल जाता है। कहने को नीता अपना अधिकतर समय अपने ससुराल में बिताती थी, लेकिन अब फोन पर उसकी मम्मी उसे सलाह देने लगी थी और कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन दोनों घंटों भर बातचीत ना करती हो। नीता की मम्मी ने नीता के घर संसार में आग लगाने का काम शुरू कर दिया था। वो उसे दिन भर की सारी बातें पूछती और फिर उन पर कैसे अमल करना है उसे अच्छी तरह समझाती। अब नीता को अपनी मम्मी की हर एक बात सही लगती। वो पूरी तरह अपनी मम्मी के कहे अनुसार चल रही थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ऐसा करने से उसकी शादी का रिश्ता बचेगा या नहीं। अब आए दिन नीता कभी बुखार, कभी तबीयत ठीक न होने का बहाना करके अपने कमरे में पड़ी रहती। सुबह के समय जब तक अजीत घर में रहता तब तक तो नीता ठीक तरह से घर के काम करती और उसके ऑफिस जाते ही अपने कमरे में जाकर लेट जाती। घर का सारा काम शीतल और अजीत की मम्मी करती। जिस दिन नीता उन्हें कही कि मम्मी मुझे बुखार जैसा लग रहा है या तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो वो उनका खूब ख्याल रखती। कभी कभी नीता को लगता कि वो अपने ससुराल वालों के साथ ठीक नहीं कर रही, लेकिन थोड़ी देर बाद ही
अपनी मम्मी की बातें जो उसके दिलो दिमाग पर छाई रहती वो नीता पर हावी हो जाती थी। अब जब कभी शीतल और शीतल की मम्मी अपने कमरे में कोई बात कर रहे होते तो नीता छुपकर सुनने की कोशिश करती कि कहीं मेरी बुराई तो नहीं हो रही। इधर कुछ समय से अजीत के घर में उसकी मम्मी को नीता का व्यवहार कुछ अलग लगने लगा। खासकर जब से वो सावन में अपने घर से लौटी उसके बाद से उसकी मम्मी का फ़ोन भी अधिक आने लगा। पहले जब नीता की मम्मी का फ़ोन आता तो सबके सामने फ़ोन पर बात करती थी, लेकिन अब जैसे ही फ़ोन आता वो अपने कमरे में चली जाती और बहुत देर तक बातें करती थी। इधर नील ने जिस दिन वो नीता के साथ अपने घर लौटा था उसी दिन रात को नीता की मम्मी की कही बात बता दी थी, इसलिए अजीत की मम्मी को नीता के बदले हुए व्यवहार से ज़्यादा धक्का नहीं लगा। वो अनुभवी महिला थी, वो समझ गई थी कि बेटी की गृहस्थी में माँ का हस्तक्षेप शुरू हो गया है और अब नीता अपनी मम्मी के कहे अनुसार ही व्यवहार कर रही है। इस पर भी कभी उन्होंने नीता पर कोई पाबंदी नहीं लगाई और धैर्य धारण कर सब कुछ देखती रही। इधर जब नीता की मम्मी को फ़ोन पर नीता बताती कि मम्मी आपने जैसा कहा था वैसे ही मैंने आज खाने में नमक और मिर्च ज़्यादा कर दिया, या फिर कपड़े धोते समय गंदे धो दिए, या आज घर की सफाई नहीं की, या आज मैंने दिन भर किसी काम में हाथ नहीं लगाया आदि बताती और फिर कहती कि इतना सब करने पर भी मम्मी मुझे कुछ नहीं कहती, बल्कि वो और शीतल उस काम को दोबारा करने लगते हैं, मुझे भला बुरा भी नहीं कहते हैं। ये सुनकर नीता की मम्मी बोली कि तुम अब अजीत और उसकी मम्मी के बीच झगड़ा करवाने के बारे में सोचो, और हाँ ये सब तब करना जब अजीत घर पर हो, और कभी कभी अपने ऊपर चोट वगैरह भी मार लिया करो, और अजीत से कहो कि मेरे काम ना करने पर मम्मी जी या शीतल ने ये सब किया है। और एक काम और, वो ये कि जब कभी तुम्हारे घर पर कोई मेहमान आए तो उसके सामने पुरानी फटी साड़ी पहनना और बिना सजे सवरे जाना। तुम्हारे चेहरे से ऐसा लगना चाहिए मानो कि तुम पर ससुराल में बहुत अत्याचार किए जा रहे हो, और बात बात में दहेज न देने पर तुमसे ज़्यादा काम करवाया जाता है, ऐसा कहो। अब तो नीता भी अपनी मम्मी के रंग में पूरी तरह रंग चुकी थी। उसने ठीक वैसा ही करना शुरू कर दिया था। अब वो जब तब घर में काम करते हुए ताना मारती और रोने का नाटक करते हुए कहती कि अगर मेरे मम्मी पापा कम दहेज ना देते तो आज मैं भी बैठी बैठी खा रही होती, मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। और फिर कभी अपने आप को चोट पहुंचा लेती और अजीत को कहती कि देखो आज तुम्हारी मम्मी और बहन ने मेरे साथ कैसा सलूक किया है और तुम चुप बैठे हो। अजीत अपनी मम्मी और बहन को अच्छी तरह समझता था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता था। ये देखकर नीता और ज़्यादा गुस्से में आ जाती और आए दिन कोई ना कोई हंगामा करती, तेज आवाज़ में बात करती, बेवजह शीतल और अजीत की मम्मी से लड़ती झगड़ती थी। उसकी आवाज़ इतनी तेज होती कि आस पड़ोस वाले भी सुन ले। एक बार तो हद हो गई जब अजीत रविवार को घर में था और उसके सगे मामा मामी अपने परिवार के साथ मिलने आ गए। ये देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। नीता ने अपनी मम्मी के कहे अनुसार साधारण सी साड़ी जिसका रंग भी फीका था और बिना मेकअप के वो ऐसे ही चाय नाश्ता लेकर सबके सामने आकर उदास मुंह से जबरन मुस्कुराने का नाटक करते हुए पैर छूकर वहां से चली आई। ये देखकर मामी और मामा ने अजीत की मम्मी की तरफ देखा। उन्हें अपनी बहन से बहू के लिए ऐसे व्यवहार की कतई उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो चुप रहे। उन्होंने कुछ बोलना उचित नहीं समझा, लेकिन अजीत की मम्मी ने नीता के बारे में पास बैठी मामी को सब कुछ बता दिया। इधर जब अजीत ने नीता का ये रूप देखा तो उसे बुरा लगा और वो उठकर किचन में जाकर नीता से पूछने लगा, ये सब क्या है नीता? इस पर नीता ने भी पलटकर जोर से चीखने की आवाज़ निकाली और रोने की आवाज़ में बोली कि तुम भी मुझे मारो जैसे तुम्हारी मम्मी और बहन मारती है। मैं इस घर में कोई बहू थोड़ी हूँ, मैं तो नौकरानी हूँ जिसे जब चाहो तब मारो। अब मेरे मम्मी पापा ने दहेज नहीं दिया तो उसका बदला तुम सब मुझसे इस तरह ले रहे हो। ये सब सुनकर अजीत के तो मानो होश ही उड़ गए। उधर ये सब बातें नीता ने तेज आवाज में की थी, जिसे घर आए मेहमानों ने भी सुन लिया और घर के हालात समझते हुए वो लोग बिना कुछ बोले चले गए। इधर अजीत की मम्मी और पापा को उनके सामने शर्मिंदा होना पड़ा वो अलग,
अब तो हर रोज का तमाशा हो गया। इतने पर भी अजीत की मम्मी और शीतल ने कभी नीता को पलटकर कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि अजीत, नील और अजीत के पापा सबको ये बात मालूम थी कि नीता की मम्मी बदले की भावना से ये सब कर रही है। एक बार अजीत ने, शीतल और नील तथा अजीत की मम्मी ने भी नीता और उसकी मम्मी की बातों को सुना था। ये सब होने पर भी जब अजीत की मम्मी ने कोई विरोध या नीता की मम्मी पापा से शिकायत नहीं की तो नीता की मम्मी का धीरज खत्म हो गया। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें नीता की जान जाने का खतरा भी था। उन्होंने एक दिन नीता को फोन किया। उसके अगले ही दिन नीता ने अपने शरीर पर जगह जगह भारी चीज से चोट के निशान बना लिए, जिससे उसके शरीर पर जगह जगह नील पड़ गए और एक दो जगह उसने गर्म चिमटे से जलने के निशान भी बना लिए, जिससे वहां की खाल झुलस गई। 2 दिन बाद नीता ने दोपहर के समय जब अजीत और उसके पापा ऑफिस में थे, अजीत की मम्मी और शीतल अपने कमरे में थी, तब नीता ने नींद की गोलियां खा ली और अपनी कलाई की नस भी काट ली और बिस्तर पर अधलेटी हालत में लेट गई। शाम के समय शीतल 4 बजे अपने कमरे से बाहर आई और अपनी मम्मी के कमरे में जाकर कहा कि मम्मी 4 बज गए हैं और पापा तथा भैया 5 बजे तक ऑफिस से आएंगे, तो शाम के नाश्ते में क्या बनाएं। इस पर अजीत की मम्मी बोली कि देखो, आज का नाश्ता नीता से पूछ लो, शायद वो कुछ स्पेशल खाना चाहे, क्योंकि सुबह के नाश्ते के समय वो कुछ खुश नहीं लग रही थी। ये सुनकर शीतल नीता के कमरे में गई और जोर से चीखी, मम्मी जल्दी आओ। शीतल की आवाज़ सुनकर अजीत की मम्मी लगभग दौड़ती हुई नीता के कमरे में पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि नीता की कलाई से खून टपक रहा था और वो बेहोश थी तथा बेड पर अधलेटी थी। ये देखकर शीतल बोली, मम्मी अब क्या करें? तो उसकी मम्मी बोली कि सबसे पहले अजीत और अपने पापा को फ़ोन करो और फिर नील को फ़ोन करके बुलाओ, और हाँ, जल्दी से फैमिली डॉक्टर को भी फ़ोन करो और साथ ही नीता के घर वालों को भी फ़ोन कर देना। शीतल सबको फ़ोन करने लगी। इधर अजीत की मम्मी ने नीता को सीधा करके बेड पर लेटाया और तुरंत उसके हाथ पैर रगड़ने लगी। चेहरे पर पानी के छींटे भी मारे, लेकिन नीता को होश नहीं आया। इधर जैसे ही शीतल का फ़ोन अजीत, उसके पापा और नील को मिला, सब जल्दी से घर के लिए भागे। तब डॉक्टर भी आ गए थे। उन्होंने कहा कि इनकी हालत सीरियस है, आप जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। उधर जब नीता की मम्मी को फ़ोन पर खबर मिली तो वो बहुत ही खुश हुई और बोली, अब मज़ा चखाती हूँ सबको। छठी का दूध ना याद दिला दिया तो मेरा नाम नहीं। लेकिन घर में सबको दिखाने के लिए वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और घबराने का नाटक करते हुए अपने पति से बोली कि देखा ना आपने, उन सब ने मेरी फूल सी बच्ची को मार दिया, अब जल्दी चलो। ये सुनकर नीता के पापा अपनी पत्नी के साथ नीता के ससुराल जाने को निकले ही थे कि तभी अजीत के पापा का फ़ोन आया कि भाई साहब, आप लोग सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाना, क्योंकि नीता की हालत सीरियस है। उसने अपने हाथ की नस काट ली है और हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। जल्दी अजीत के घर वालों ने नीता को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने जब अजीत से नीता के संबंध के बारे में पूछा कि मरीज आप सबकी क्या लगती है, तो अजीत की मम्मी बोली कि ये हमारी बहू है। इस पर डॉक्टर ने पहले ही पुलिस को फ़ोन कर दिया, क्योंकि वो नीता का चेकअप करते समय उसके शरीर पर बने जख्मी के निशान देख चुका था। तब तक नीता की मम्मी रोती चिल्लाती हॉस्पिटल में नीता के कमरे के पास आ गई और तेज आवाज में अपनी बेटी को याद करती हुई रो रो कर कहने लगी कि नीता ने कितनी बार मुझे फ़ोन पर कहा था कि मेरी सास, ननंद और बाकी सब मुझ पर दहेज के लिए अत्याचार करते हैं, पर मैंने उसे समझाकर शांत रहने को कहा, पर मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी की ऐसी हालत हो जाएगी। तभी पुलिस वाले आ गए। नीता की मम्मी दौड़कर उनके पास जाकर उनसे बातें करने लगी और साथ ही कह दिया कि हमें अजीत के पूरे परिवार पर शक है। इधर अजीत के परिवार वाले अभी नीता की हालत देखकर दंग थे कि तभी नीता की मम्मी की बातों ने मानो दूसरा बम ही फोड़ दिया। वो पुलिस इंस्पेक्टर से कह रही थी कि आप दहेज कानून में इन सबको हवालात में ले जाओ। इस पर पुलिस इंस्पेक्टर बोला कि देखिए, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, पहले हम मरीज का बयान लेंगे और फिर डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर ही कोई एक्शन लेंगे। अब सब लोग नीता के होश में आने का इंतजार कर रहे थे।
डॉक्टर ने उसकी चोटों का इलाज करके उसके शरीर से नींद की गोलियों को खाने से होने वाली नींद के लिए भी इंजेक्शन दे दिया था। उसे ड्रिप भी लगी थी और एक नर्स उसके पास खड़ी उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी, जबकि कमरे के बाहर अजीत बेचैन होकर चक्कर लगा रहा था और उसके घर के लोग चिंताग्रस्त होकर बैठे थे। जबकि नीता के पापा बेचैन दिख रहे थे, वही उसकी मम्मी आश्वस्त होकर बैठी थी, लेकिन चेहरे पर ऐसे भाव बना रही थी मानो उनकी बेटी मर रही हो। इधर नर्स ने पुलिस इंस्पेक्टर को खबर दी कि पेशेंट को होश आ गया। तब घर के सभी लोग नीता के कमरे में जाने लगे तो इंस्पेक्टर ने रोककर कहा, पहले हम पेशेंट का बयान लेंगे, फिर आप लोग उनसे मिल सकते हैं। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर नीता के पास जाकर उसका बयान लेने लगा और एक सिपाही उसके कागज पर लिखने लगा। बयान सुनते सुनते इंस्पेक्टर के चेहरे के भाव भंगिमा बदलने लगी और बयान लेने के बाद बाहर आया। फिर नीता के मम्मी पापा से कहा कि आप लोग अंदर जा सकते हैं, नीता आप दोनों से मिलना चाहती है। तब अजीत बोला कि सर, क्या हम लोग भी नीता से मिल सकते हैं? इस पर इंस्पेक्टर बोला कि नहीं, आप लोग नीता जी से नहीं मिल सकते। उन्होंने आप पर दहेज न देने के कारण उत्पीड़न और जान से मारने की कोशिश का, हत्या करने का आरोप लगाया है। खास तौर पर अजीत जी आप पर और आपकी मम्मी पर, जबकि आपके पापा और बहन भाई पर आंदोलन का साथ देने का आरोप लगाया है। इसलिए मुझे जबरन आपको पुलिस स्टेशन ले जाना होगा। ये सुनकर अजीत के घर के सभी लोग दंग रह गए और एक दूसरे को अचरज से देखते हुए बोले कि नहीं सर, नीता को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, हम सब तो उसे अपनी बेटी की तरह रखते थे। तब इंस्पेक्टर बोला कि नीता जी का कहना है कि उनके पास आप सबके खिलाफ सबूत है। ये सुनकर अजीत के घर वाले और भी ज्यादा हैरान रह गए और फिर पुलिस इंस्पेक्टर उन सबको पुलिस स्टेशन ले गई। तब तक अजीत बोला कि सर, क्या मैं अपने वकील को फोन कर सकता हूँ? तब इंस्पेक्टर ने हामी भर दी, क्योंकि उसे उन सबको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये परिवार दहेज लेने वालों में से नहीं है। सब लोग कितना शांत है और अपनी बहू का बयान सुनकर कितना चौंक गए थे, और अगर ये ऐसा करते भी तो खुद नीता को हॉस्पिटल लेकर नहीं आते। अजीत ने अपने वकील दोस्त को बुलाया। उसे अपनी मम्मी पापा, नील और शीतल की चिंता ज्यादा थी। वो किसी भी तरह उनकी जमानत करवाना चाहता था। अजीत ने जब वकील से कहा कि यार, तुम जल्दी से कोर्ट में जाकर मेरे घर वालों की जमानत का इंतजाम करो। इस पर सुरेश, जो अजीत का वकील था, बोला, अजीत तुम नहीं जानते, आज शुक्रवार है और शाम के 6 बजे हैं। इस समय कोर्ट बंद हो गया होगा और कितना, परसों कोर्ट बंद रहेगा। और सबसे बड़ी बात की पुलिस वाले भी अभी केस कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते जब तक कि नीता का बयान और रिपोर्ट उनको नहीं मिल जाती, या फिर नीता भाभी के घर वाले तुम सबके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखवाते। इस पर अजीत बोला, तो क्या हम सबको सोमवार तक यही हवालात में रहना होगा? तब सुरेश बोला, अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। उधर नीता के मम्मी पापा नीता के पास बैठे थे और पापा बड़े परेशान दिख रहे थे। तब नीता की मम्मी ने बोला कि आप क्यों परेशान हो रहे हो? इस पर नीता के पापा बोले कि मुझे पता नहीं क्यों विश्वास नहीं हो रहा कि नीता के ससुराल वाले ऐसा कर सकते हैं। तब नीता की मम्मी बोली कि नीता की हालत देखकर भी आपको यकीन नहीं हो रहा है। अब नीता के पापा चुप थे। यही सही मौका देखकर नीता की मम्मी नीता से बोली कि बेटा, क्या अब भी तुम अजीत के साथ रहना चाहती हो, वापस अपने ससुराल जाना चाहती हो? क्योंकि जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगे। उन्होंने पहले ही नीता को समझा दिया था कि जब पुलिस बयान ले तो क्या कहना है, और किसी भी हालत में ससुराल में नहीं जाना है, बल्कि गुजारा भत्ता की मांग करनी है, साथ ही तलाक भी लेना है। नीता ने ठीक वैसा ही कहा। तब भी नीता के पापा, जिनको माँ बेटी की साजिश का बिल्कुल भी पता नहीं था, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट करके तलाक के लिए कागज तैयार कर और इसलिए अपने वकील के हाथों अजीत के पास भिजवा दिया। अजीत अभी अपने परिवार के साथ हवालात में ही था कि नीता के वकील ने उन्हें तलाक का नोटिस भी दे दिया। ये सब देखकर अजीत के तो होश ही उड़ गए। उसने जल्दी ही सुरेश को बुलाकर कहा कि देखो ये सब क्या है, उन्होंने तो कोर्ट बंद होने पर भी ये सब कर दिया। तब सुरेश बोला कि यार, तुम नहीं जानते, ये लोग पहले ही पूरी तैयारी के साथ आए हैं।
क्योंकि इन्हें पता था कि भाभी किस दिन ये सब करेगी। उस दिन तुम सब इनके इलाज के लिए बदहवास हो रहे होंगे और तुमने इतनी दूर की सोची भी नहीं होगी जितनी भाभी के परिवार वालों ने सोच ली। अब देखो ना, कागज आज की तारीख से 2 दिन पहले के बने हैं और इसमें गुजारा भत्ता की राशि जो हर महीने मांगी गई है वो तुम्हारे और अंकल की तनख्वाह को मिलाकर आधी रकम है। अब तुम समझ सकते हो कि नीता भाभी के परिवार वालों को क्या पता कि तुम दोनों की महीने की सैलरी कितनी है, और फिर तुम्हारे ऊपर केस भी कर दिया और तुम्हारी बदनामी भी कितनी होगी। ये भी सोचा कि तुम्हारी बहन और मम्मी 3 दिन हवालात में रहे, तो जब ये जमानत के बाद अपने घर जाएंगे तो आस पड़ोस में किसी को क्या कहेंगे। और फिर ऐसे केस में पत्नी पक्ष की हर बात को ही सच्चा माना जाता है और अधिकतर मामलों में फैसला पत्नी के पक्ष में होता है। ये सुनकर अजीत के परिवार वाले निराश हो गए और शीतल तो रोने लग गई। अब अजीत की मम्मी बोली कि हे भगवान, ये सब क्या हो गया। अब नील और शीतल की शादी कैसे होगी। हमने तो नीता को सर आंखों पर बिठाया था, किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी, जबकि नील ने खुद उसके घर पर उसकी मम्मी को कहते सुना था कि वो हमारे परिवार से अपने अपमान का बदला लेगी, लेकिन वो इस हद तक गिर जाएगी ये हमने नहीं सोचा था। ये सुनकर सुरेश बोला कि आंटी, ये आप क्या कह रही है, लेकिन आपके पास कोई सबूत भी तो नहीं है। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात बहुत दिनों से कहना चाहता था, पर समय उस बात के लिए ठीक नहीं है। मैं बाद में बात करता हूँ। और फिर सुरेश ने एक दिन बाद कोशिश करके शीतल और उसके पापा और नील की जमानत तो करवा दी, लेकिन अजीत और उसकी मम्मी की जमानत नहीं हो पाई। मामला कोर्ट में गया और तरह तरह के सवाल जवाब दिए। नीता की मम्मी ने फोन की रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश की, जिसमें नीता रो रो कर अपना दुखड़ा सुना रही थी कि उसे किस तरह यातना दी जाती है, मारा पीटा जाता है और तो और खाना भी नहीं दिया जाता। नीता की मम्मी ने पहले ही डॉक्टर से मिलकर रिपोर्ट में लिखवा लिया था कि नीता को जहर दिया गया था और उसके शरीर पर चोट के निशान थे। बस यही सबूत दोनों माँ बेटे को सजा दिलवाने के लिए काफी था, लेकिन अदालत ने अजीत की मम्मी की आयु देखते हुए उन्हें 2 साल की सजा दी और अजीत को 7 साल की सजा दी। अदालत का फैसला सुनकर शीतल और नील तथा उनके पापा बहुत रोए, लेकिन अजीत ने और सुरेश ने सबको तसल्ली दी। और फिर अदालत ने जो गुजारा भत्ता नीता के लिए बांधा था, उसके लिए सुरेश ने एक एप्लीकेशन कोर्ट में पेश की कि जब परिवार का एक सदस्य जेल में होगा तो परिवार का एक सदस्य ही नौकरी करेगा, तो वो अकेला अपना परिवार चलाए या गुजारा भत्ता दे। इसलिए मेरी अदालत से प्रार्थना है कि वो गुजारा भत्ता की राशि कम करने की कृपा करे। ये सुनकर अदालत ने गुजारा भत्ता की राशि 1/3 कर दी और फिर नीता अपने ससुराल गई और जाकर उसके मम्मी पापा ने जो सामान उसकी शादी में दिया था उसकी लिस्ट उन्होंने पहले ही अदालत में आकर दी थी। इसलिए पुलिस के साथ जाकर नीता के मम्मी पापा ने सब सामान वहां से लिया और अपने घर नीता के साथ गए। अदालत ने ये तय किया कि गुजारा भत्ता की तय राशि नीता के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। इधर अजीत के घर में, जहां उसके परिवार वाले आस पड़ोस में और मिलने जुलने वालों के सामने खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे, वहीं नीता के घर में खुशियों का माहौल था, क्योंकि उन्होंने एक दहेज लोभी परिवार को सजा दिलाई है। धीरे धीरे 2 साल बीत गए, लेकिन अजीत की मम्मी के लिए वो 2 साल 100 साल से कम नहीं थे। वो घर लौट आई थी और वो घर से बाहर नहीं निकली थी। शीतल तो मानो हंसना ही भूल गई थी। शीतल क्या, पूरा परिवार ही गुमसुम हो गया था। महीने में एक बार सब लोग अजीत से मिलने जेल जरूर जाते थे। अजीत भी बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन अजीत की नौकरी चली गई थी और यार दोस्तों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। लेकिन अजीत के दोस्त सुरेश वकील ने अजीत का साथ नहीं छोड़ा। वो लगातार अजीत के घर आता और कभी कभी अपनी बहन को भी साथ ले आता था। एक दिन बातों बातों में अजीत के मम्मी पापा को पता चला कि सुरेश और उसकी बहन अनाथ है। जब सुरेश 10वीं क्लास में था तो उसकी मम्मी पापा की मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो गई थी। तब से सुरेश ने ही अपनी बहन को मेहनत करके पाला पोसा बड़ा किया और खुद भी पढ़ाई करके वकील बन गया, जबकि उसकी बहन 12वीं कक्षा के बाद घर में कोचिंग पढ़ाने लगी, साथ ही ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया है। अब सुरेश को उसकी शादी के लिए लड़की की खोज थी, लेकिन उसकी बहन का कहना था
कि पहले भैया शादी कर ले, घर को कोई संभालने वाली आ जाए, तब मैं शादी करूंगी। उन दोनों भाई बहन के प्यार को देखकर अजीत के घर वाले बहुत प्रभावित हुए। देखते ही देखते 7 साल बीत गए। आज अजीत की रिहाई होनी थी। जब अजीत बाहर आया तो देखा कि सुरेश और उसकी बहन के साथ साथ पूरा परिवार खड़ा था। सब लोग घर वापस लौट आए। तब सुरेश बोला कि आंटी जी और अंकल जी, मैं आज आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये बात मैं पहले भी कर सकता था, पर मैंने सोचा अजीत के आने पर ही मैं सबसे ये बात करूँ। मैं जानता हूँ कि आप सब शीतल और नील की शादी के लिए कितने परेशान हैं। रिश्ते वालों को नीता ने सच्चाई बताकर तोड़ दिया, जबकि वो लोग शादी करने को तैयार थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन के लिए मुझे नील से अच्छा कोई लड़का नहीं दिखा और अपने लिए मुझे शीतल जैसी जीवन संगनी चाहिए थी। अब अगर आप बड़ों का आशीर्वाद हो तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? ये सुनकर अजीत के मम्मी पापा की तो मानो मनचाही मुराद पूरी हो गई थी, जबकि शीतल और सुरेश की बहन सीमा वहां से उठकर चली गई। अजीत के परिवार वाले बहुत खुश हुए कि ऐसे खुले विचारों वाला लड़का और लड़की उन्हें अपने बेटे और बेटी के लिए मिले हैं। उधर सीमा और शीतल अपने कमरे में बैठी शर्मा रही थी। इतने लंबे समय में दोनों सहेली बन चुकी थी और अब ननंद भाभी बनने वाली थी। इसलिए सीमा ने शीतल से पूछा कि क्या उसे सुरेश भैया पसंद है। इस पर शीतल ने सहमति में सिर हिलाया और फिर यही सवाल उसने सीमा से किया तो उसने भी सहमति जताई। अब अजीत के मम्मी पापा ने सुरेश से कहा कि बेटा, हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारी बेटी को इतना सुलझा हुआ लड़का मिलेगा। लेकिन बेटा, तुम तो सारी बात जानते हो कि हम सब निरपराध हैं, लेकिन ये समाज हमें अभी तक अपराधी मानता है। इसलिए हम लोग शादी साधारण तरीके से एक ही मंडप में करना चाहते हैं और फिर तुम्हारे परिवार में भी कोई बड़ा नहीं है, तो फिर शादी की सारी रस्में कैसे होगी। इस पर सुरेश बोला कि आंटी जी, मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ पर हमारे पड़ोस में एक परिवार है जो हमें भी अपने परिवार जैसा समझता है, तो सारी रस्में वही लोग करेंगे। ये सुनकर अजीत के पापा बोले कि जब वो तुम लोगों को इतना मानते हैं तो तुम उनसे शादी के संबंध में बात करके उन्हें हमारे यहाँ शगुन लेकर भेजो, फिर हम तुम्हारे यहाँ पर आएंगे। ये सुनकर सुरेश बहुत खुश हुआ और बोला, मैं आज ही उनसे बात करके कल से ही शादी की रस्म को शुरू करवाने के लिए कहता हूँ और फिर हम किसी मंदिर में शादी कर लेंगे। इस तरह सुरेश और शीतल तथा नील और सीमा की शादी साधारण तरीके से हो गई। उसके बाद दोनों परिवारों ने एक ही जगह रिसेप्शन भी दे दिया। शीतल की ससुराल में उसका गृह प्रवेश और बाकी रस्मों को आस पड़ोस की महिलाओं और उस परिवार की महिलाओं ने कराया। आस पड़ोस की लड़कियां सारा दिन शीतल के घर में बैठी रही, फिर रात को खाना खिलाकर उसके कमरे में पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद सुरेश भी कमरे में पहुंच गया और फिर दोनों प्रेम भरी बातें करते, आने वाले जीवन के सपने बुनते कब एक दूजे में खो गए उन्हें पता ही नहीं चला। इधर सीमा और नील भी अपने कमरे में नए जीवन की शुरुआत कर चुके थे। अब बचा अजीत, जो अब तक 7 साल की सजा के बाद एकदम से अकेलेपन और चिड़चिड़ापन से भर गया था। उसके अंदर की सोच अब नेगेटिव हो चुकी थी। उसे ऐसा लगता कि उसके चारों ओर के लोग उसका उपहास उड़ा रहे हैं। इस कारण वो हमेशा अपने कमरे में ही रहता, यहाँ तक कि वो अपने सगे भाई बहन की शादी में भी शामिल नहीं हुआ। और धीरे धीरे उसकी नेगेटिव सोच इतनी बढ़ गई कि वो कभी कभी हिंसात्मक व्यवहार करने लगता, कभी खुद को चोट मार लेता। ये सब देखकर उसके मम्मी पापा और नील सीमा बहुत दुखी होते। उन्होंने उसका इलाज भी करवाने की कोशिश की, लेकिन उसने डॉक्टर और नर्स पर भी हमला कर दिया। इस पर डॉक्टर ने कहा कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जिसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। इसलिए आप इन्हें पागल खाने में एडमिट करवा दें, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी छोटी बहू माँ बनने वाली है, तो उसकी सेफ्टी के लिए आपको ये काम करना ही होगा। आखिर मन मारकर दिल पर पत्थर रखकर अजीत को पागल खाने भेज दिया गया। उधर नीता भी अपनी मम्मी के कहे मुताबिक तलाक तो ले चुकी थी और मायके में ही रहती थी। नीता की मम्मी को एक अच्छी खासी रकम हर महीने मुफ्त मिल जाती, जिसे वो नीता से किसी न किसी बहाने से ले लेती थी और कुछ पैसे नीता को हाथ खर्च के लिए दे देती थी। नीता अपनी मम्मी के कहे में ऐसी पड़ी कि उसे अपने भविष्य की जरा भी चिंता नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना
कि वक्त एक जैसा नहीं रहता है। वो दिन भी आ गया जब उसकी छोटी बहन की शादी तय हुई तो नीता को बहन के ससुराल वालों के सामने नहीं आने दिया गया और फिर तो मानो शादी की सभी रस्में और शॉपिंग में भी नीता को इग्नोर किया गया। ये सब देखकर नीता का मन खून के आंसू रो रहा था। उसकी मम्मी ने एक बार भी उससे ये नहीं कहा कि तुम भी बहन की शादी में पहनने के लिए एक साड़ी खरीद लो। अब नीता के पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने लिए एक जोड़ी कपड़े खरीद ले। खैर, जैसे ही बहन की शादी हुई कि कुछ महीने बाद ही भाई की शादी भी हो गई और फिर नई बहू के घर में आते ही सबका ध्यान उस पर चला गया और नीता को सबने इग्नोर करना शुरू कर दिया। नीता तो पहले भी अपनी मम्मी के साथ घर का काम करवाती थी, लेकिन अब तो मानो नई नवेली बहू के घर आने के बाद से वो अपने ही घर में फुल टाइम नौकरानी बन गई थी। जब नई बहू ने नीता के घर में ऐसी दशा देखी तो वो भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगी जैसा सब लोग करते थे। अब नीता की समझ में आया कि उसने अपनी मम्मी की बात मानकर अपनी गृहस्थी में आग लगा ली। वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई और नीता की मम्मी ने उसका इलाज भी करवाना ठीक नहीं समझा, बल्कि वो तो उसे इसलिए घर पर रखना चाहती थी कि उन्हें एक मुश्त रकम मिल जाए जो वकील के जरिए घर बैठे मिल जाती थी। इधर एक दिन नीता की हालत इतनी बिगड़ गई, उसने खुद को गहरी चोट मार ली। उसे जब तक अस्पताल ले जाया गया उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इधर जब नीता के अंतिम संस्कार के बाद उसके पापा और भाई अस्थि विसर्जन करके लौट रहे थे तो उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दोनों पिता पुत्र ऑन द स्पॉट मारे गए। अब नीता की मम्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें लग रहा था कि भले ही कोर्ट में वो केस जीत गई हो, लेकिन ऊपर वाले की कोर्ट में उनका इंसाफ ठीक हुआ, जिसकी सज़ा उन्हें इस तरह मिली। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।